अगर दोस्तों इस वीडियो पे आ गए हैं तो देखे बिना अगर चले जाएंगे तो बहुत पछताएंगे, क्योंकि इस वीडियो में ऐसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कराएंगे जो हूबहू आपके पेपर में आएंगे। सबसे पहले यहाँ पे मैं आपको बता दूं कि समाजशास्त्र में जो है आपके जो अति लघु प्रश्न आते हैं उसको इस वीडियो में कवर किया गया है। लघु उत्तरीय और विस्तृत उत्तरीय जो प्रश्न है उसको इस वीडियो में कवर किया गया है। अच्छे से आपको समझाएंगे, याद करवाने की पूरी गारंटी है। 100% जो है आपके पेपर में क्वेश्चन आएगा और हर साल पूछा जाने वाला क्वेश्चन है। पूरे किताब का निचोड़ महामैराथन क्लास होगा और ये सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन समाजशास्त्र के इस वीडियो में कवर करने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों शुरुआत करते हैं और फटाफट एक रिवीजन करते हैं, अच्छे तरीके से समझने का प्रयास करते हैं। पहला क्वेश्चन आपके सामने यहाँ पे कि समुदाय से आप क्या समझते हैं, ऐसा क्वेश्चन अथवा करके पूछ लेगा। समुदाय से क्या आशय है, कहने का मतलब आपको समुदाय के बारे में बताना है। तो चलिए इसका उत्तर देखते हैं कैसे इसका सिंपल उत्तर आप लिखेंगे। समुदाय, इसमें हेडिंग डालेंगे और लिखेंगे जब किसी छोटे बड़े समूह के सदस्य इस प्रकार साथ साथ रहते हों कि उनका साथ रहना किसी विशेष प्रयोजन या स्वार्थ ना हो तो ऐसे समान जीवन को जो है समुदाय कहा जाता है। एक सिंपल भाषा में समझिए, से मान लीजिए आपके दोस्तों का ग्रुप है, तो जो आपके दोस्तों का जो ग्रुप है उसमें आपके दोस्तों ने ऐसा दोस्ती बनाया है कि उसमें कोई स्वार्थ की भावना नहीं है कि हमसे इनसे पैसा मिलेगा तब इनसे दोस्ती करेंगे, ऐसा नहीं है। बिना स्वार्थ के जो दोस्तों का जो गुट बना है उसी समूह को या गुट को समुदाय कहा जाता है। सिंपल, ठीक है। इसके बाद तो यहाँ पे है अगला क्वेश्चन, उपनिवेशवाद से आप क्या समझते हैं। तो उसमें आप लिखेंगे उपनिवेशवाद। उपनिवेशवाद एक ऐसी विचारधारा है जिसके द्वारा एक देश दूसरे देश को जीतने और उसे अपना अधिकार बनाने का प्रयास करता है या प्रयत्न करता है। फिर वह देश जो छोटे देश होते हैं उनको संसाधनों को पूरा उपयोग करता है और उनका शोषण भी करता है। एग्जाम्पल के तौर पे आप इसमें लिख सकते हैं जैसे चीन ने कब्जा किया है किस पर, तिब्बत पर, ठीक है। तो इस प्रकार से तिब्बत के जितने संसाधन हैं वो सब चीन उपयोग करता है। तो यहाँ पे आप ये कह सकते हैं कि ये उपनिवेशवाद है। क्लियर है। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, तीसरा क्वेश्चन है। यहाँ पे सारे क्वेश्चन एक साथ मिक्स है तो आप बस क्वेश्चन को पैटर्न एक बार अच्छे से समझ लीजिए। क्वेश्चन चाहे जैसे आए आपको आंसर देना है। ग्रामीण समुदाय की किन्हीं प्रमुख विशेषताओं को बताइए। तो अगर आप गांव में रहते होंगे तो आप इसको आसानी से समझ पाएंगे कि ग्रामीण समुदाय की क्या विशेषता होती है, यानी गांव में क्या के लोग करते हैं। तो आप हेडिंग डाल देंगे, ग्रामीण की जो मुख्य विशेषताएं वो हेडिंग बन जाएगा। अब पहला पॉइंट लिखेंगे, ग्रामीण समुदाय धर्म और परंपरागत बातों पर अधिक बल देते हैं, यानी वहां पे धर्म और जाति के आधार पर समाज दिखाई देती है। इन समुदाय में भाग निर्भर अशिक्षा का जो है वो मूल रूप दिखाई देता है। और दूसरा सबसे जो मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है तीसरा वाला, ग्रामीण समुदाय में अधिकांश लोग कृषि कार्यों में संलग्न होते हैं। नेक्स्ट है कि ग्रामीण समुदाय में प्राथमिकता होती है वो प्राथमिक क्रिया होती है उसमें लगे होते हैं और वहां से रोजगार प्राप्त करते हैं, जैसे कि कृषि हो गया, पशुपालन हो गया, ये प्राथमिक क्रिया के अंतर्गत आता है। वहीं बात करें ग्रामीण समुदाय में तो यहाँ पे संयुक्त परिवार देखने को मिलता है। तो ये आपका लघु उत्तरीय में आ सकता है क्वेश्चन, ठीक है। इसके बाद अगला देखिए, यहाँ पे लिंगानुपात को परिभाषित कीजिए अथवा करके लिंगानुपात से आप क्या समझते हैं, ऐसा पूछा जा सकता है। ये भूगोल का भी प्रश्न है। तो आपका यहाँ पे क्वेश्चन उत्तर लिखेंगे इसमें, एक निर्धारित क्षेत्र में एक निश्चित समयावधि में प्रति 1000 पुरुषों पर महिलाओं की जो संख्या होती है उसी को लिंगानुपात कहा जाता है। यानी कितने मेल हैं, ठीक है, और कितने फीमेल हैं, इन दोनों का जो अनुपात होता है इसी को लिंगानुपात कहा जाता है। इसका एक फार्मूला होता है, इसको लिख के इसे बॉक्स में कर देंगे, पूरा बढ़िया नंबर आपको मिल जाएगा। लिंगानुपात बराबर होता है महिलाओं की संख्या नीचे यहाँ बटे पुरुषों की संख्या कर देंगे, इसके सामने गुणे 1000 कर देंगे तो पूरा का बढ़िया आपको यहाँ पे आंसर कंप्लीट हो जाएगा, पूरा नंबर आपको यहाँ से मिल जाएगा, ठीक है। आगे यहाँ पे है इस प्रकार से क्वेश्चन देखने को मिलेगा, जनसंख्या विस्फोट का अर्थ क्या है, इसके कारण बताइए। या फिर क्वेश्चन पूछ सकता है अथवा करके जनसंख्या वृद्धि से आप क्या समझते हैं, अथवा करके फिर क्वेश्चन पूछ सकता है जनसंख्या वृद्धि से क्या तात्पर्य है, जनसंख्या वृद्धि के कारण बताइए। आइए इसका सिंपल शब्दों में उत्तर समझने का प्रयास करते हैं। जनसंख्या विस्फोट आपका हेडिंग हो जाएगा, इसमें आप लिखेंगे जनसंख्या विस्फोट एक ऐसी अवस्था है जब किसी निश्चित क्षेत्र में
या निश्चित समय में जन्म दर में तीव्र वृद्धि हो जाती है तो उसे जनसंख्या विस्फोट कहा जाता है। एक एग्जाम्पल यहाँ पे समझ लेते हैं। जैसे मान लो किसी क्षेत्र में जो है 1000 लोग रहते हैं, ठीक है। इसी क्षेत्र में 5 साल बाद जो है अगर यहाँ पे 10,000 लोग हो जाते हैं 5 साल बाद, तो इसे जनसंख्या विस्फोट कहा जाता है। लेकिन अगर यहाँ पे 1000 से 12 होते हैं 5 साल में तो इसे जनसंख्या वृद्धि कहेंगे। लेकिन अगर 10,000 हो जाते हैं, जनसंख्या तीव्र गति से बढ़ जाती है, तो इसे हम विस्फोट कहते हैं, ठीक है। अब क्या कारण है जनसंख्या विस्फोट का? तो जन्म दर क्या होती है? अधिक हो जाती है, यानी उच्च जन्म दर होने से जनसंख्या विस्फोट हो जाती है, ठीक है, पहला कारण। दूसरा कारण यहाँ पे देखेंगे, मृत्यु दर में कमी। भाई जन्म ज़्यादा होगा, मरेंगे कम, तो जनसंख्या जाहिर सी बात है बढ़ेगी। दूसरा अशिक्षा, अशिक्षा के कारण भी जनसंख्या वृद्धि होती है। बाल विवाह होता है, बाल विवाह के कारण भी जनसंख्या वृद्धि होती है। सामाजिक और धार्मिक कुछ मान्यताएं होती हैं, उसके आधार पर भी जनसंख्या वृद्धि होती है। प्रवास, प्रवास कम होता है, एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाके बसना। तो जहाँ से जाएंगे वहाँ तो कम होगा, लेकिन जहाँ पे जाएंगे वहाँ जनसंख्या तो बढ़ेगी। तो इस प्रकार से जनसंख्या वृद्धि के सब कारण हो जाएंगे, ठीक है। आगे इसके बाद जो क्वेश्चन है यहाँ पे, जाति व्यवस्था की प्रमुख विशेषताएं बताइए। तो जाति व्यवस्था की प्रमुख विशेषताएं यहाँ पे आप इसको पॉइंट वाइज भी लिख सकते हैं, ठीक है। 3 नंबर का क्वेश्चन रहेगा तो 3 पॉइंट आप यहाँ पे लिख सकते हैं। पहला पॉइंट यहाँ पे लिखेंगे या कहानी की तरह भी लिख सकते हैं। जाति व्यवस्था की जो प्रमुख विशेषता है वो जन्म पर आधारित होती है, यानी पहला पॉइंट इसमें हो जाएगा, जाति जन्म पर आधारित होती है। दूसरा, जाति जो व्यक्ति होता है वो जिस जाति में जन्म लेता है उसकी जाति उसका सदस्य बन जाता है, ये दूसरा पॉइंट हो जाएगा, ठीक है। तीसरे पॉइंट में लिख सकते हैं कि जो जिस जाति में जन्म ले लेता है उसे बदला नहीं जा सकता है। तो इस प्रकार से 3 पॉइंट भी ले सकते हैं या फिर कहानी की तरह भी आप लिख सकते हो। इसके बाद तो क्वेश्चन पूछा जा सकता है आपसे कि जनसांख्यिकी क्या है या फिर जनांकिकी से आप क्या समझते हैं, इस प्रकार से क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो जनांकी या जनसांख्यिकी को डेमोग्राफी कहा जाता है। डेमोग्राफी जो शब्द है इसका हिंदी में अर्थ होता है जनसांख्यिकी या जननांकी, ठीक है। जो डेमोग्राफी है ये ग्रीक भाषा के 2 शब्दों से मिलकर बना है डेमोग्राफी। एक होता है आपका डेमास, ठीक है, दूसरा होता है आपका यहाँ पे जो है ग्राफी, ठीक है। डेमास का जो अर्थ होता है उसका मतलब होता है पीपुल यानी लोग, और ग्राफी का अर्थ होता है यहाँ पे, ग्राफी का अर्थ होता है लिखना या अंकित करना, ठीक है। इस प्रकार से हम कह सकते हैं टू ड्रा आवर राइट अबाउट पीपल, यानी इस प्रकार हम कह सकते हैं कि मनुष्य या जनता के विषय में लिखना या अंकित करना ही जनसांख्यिकी कहलाता है, ठीक है। इस प्रकार से सिंपल लिख सकते हैं। अगले क्वेश्चन पर आ जाते हैं, जाति को परिभाषित कीजिए। तो आप यहाँ पे लिखेंगे जाति को परिभाषित करना है या जाति से आप क्या समझते हैं इसके बारे में आपको लिखना है। तो जाति जो शब्द है अंग्रेजी का पर्यायवाची शब्द कास्ट से बना है, जैसे अंग्रेजी में कास्ट कहते हैं। अंग्रेजी में जो कास्ट शब्द है ये पुर्तगाली भाषा से लिया गया है, जिसका अर्थ होता है यहाँ पे कास्टा शब्द से लिया गया है। यानी जो कास्ट शब्द है ये कास्ट शब्द कास्टा से लिया गया है, और कास्टा जो शब्द है ये पुर्तगाली भाषा का शब्द है। बहुविकल्प में पूछा जाता है कि जाति किस भाषा से लिया गया है, तो यहाँ पे पुर्तगाली भाषा से लिया गया है। और कास्टा का अर्थ होता है नस्ल या प्रजाति या प्रजातीय भेद। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि जाति जो होती है वो जन्म पर आधारित होती है। तो इस प्रकार से आप ऐसे परिभाषा लिख सकते हैं। आगे इसके बाद यहाँ पे अगला क्वेश्चन है, नातेदारी को परिभाषित कीजिए। भाई मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, नातेदारी। नातेदारी यानी रिलेशनशिप के बारे में पूछा जा रहा है और इसकी विशेषता भी पूछा गया है। तो यहाँ पे देखेंगे, सामाजिक रूप से मान्यता प्राप्त ऐसे संबंधों को नातेदारी या रिश्तेदारी कहा जाता है जो रक्त या विवाह पर आधारित होते हैं। यानी रक्त और विवाह पर आधारित संबंधों को नातेदारी या रिश्तेदारी कहा जाता है। अब इसके बाद यहाँ पे कौन कौन सी इसकी विशेषता है तो आप यहाँ पे लिख सकते हैं। विशेषता, जैविक और सामाजिक आधार पर विशेषता होती है। जैविक और सामाजिक आधार का मतलब ये कि जैसे पति पत्नी है, पति और पत्नी है, ठीक है, पति और पत्नी हैं, तो इनमें जो रिलेशनशिप बनेगा वो जैविक हो जाएगा। और सामाजिक आधार का मतलब ये है कि इनका जो बच्चा होगा वो अपने दादा को दादा कहेगा, जो दादी होंगी दादी कहेंगे, चाचा चाची, इस प्रकार से सामाजिक आधार पर रिलेशनशिप बनेगा। तो यहाँ पे जो है इस प्रकार से पहला पॉइंट इसका उत्तर आप इसके बारे में लिख सकते हैं।
इसके बाद अगला पॉइंट इसमें ले सकते हैं आप, व्यवहारिक अपेक्षाएं। व्यवहारिक अपेक्षाओं का मतलब ये है कि जैसे लोग व्यवहार में किसी को भैया, किसी को चाचा, किसी को जो है कुछ नाम से बुला देते हैं, तो व्यवहारिक अपेक्षा उस तरह से भी रिलेशनशिप बन जाता है, उसकी विशेषता हो जाएगी। नेक्स्ट इसमें वंश और उत्तराधिकारी का निर्धारण। भाई जाति के आधार पर तो ही वंश का निर्धारण होता है, ठीक है, सिंपल है। संबोधन प्रणाली मतलब कि किसी को हम बुलाते हैं किसी नाम से तो भी रिलेशनशिप में आ जाता है। नातेदारी की श्रेणियां होती है, यानी रक्त संबंधी होता है, विवाह संबंधी होता है, इसकी श्रेणियां हो जाएंगी। तो इसकी विशेषता के बारे में आप यहाँ पे लिख सकते हैं। फिर यहाँ पे क्वेश्चन आता है जाति की विशेषता बताइए। तो जाति एक बंद वर्ग है, ये मजूमदार ने कहा है और अच्छा सेंटेंस का है, जाति एक बंद वर्ग है। इसकी विशेषता आप इसमें ले सकते हैं कि जन्म आधारित सदस्यता, यानी जन्म जो होती है वो आधारित सदस्यता होती है, जो जिस जाति में जन्म ले लिया वही उसका सदस्य बन जाता है। विवाह संबंधी प्रतिबंध, यानी जो जाति होती है वो अपने ही जातीय में विवाह करने का भी प्रावधान है। पारंपरिक पेशे, यानी जैसे कोई किसी का व्यवसाय है तो उसका बेटा वही व्यवसाय करता है जो उसके पिताजी करते हैं, तो ये पेशा जो है चलता रहता है। अगला यहाँ पे सामाजिक पदानुक्रम। सामाजिक पदानुक्रम का मतलब होता है जाति जो होती है उच्च वर्ग भी होता है, मध्यम वर्ग के लोग होते हैं, निम्न वर्ग के लोग होते हैं। तो इस प्रकार से जाति जो होती है वो अपने अनुसार बटी हुई है, ठीक है। अगला यहाँ पे है खान पान सामाजिक संपर्क में प्रतिबंध है, यानी बहुत सारी ऐसी जो है यहाँ पे सामाजिक प्रतिबंध होते हैं जिसमें खान पान से लेकर या फिर उठने बैठने से लेकर ये सब प्रतिबंध जाति के आधार पर भी दिखाई देता है। 10 क्वेश्चन दोस्तों कवर कर चुके हैं। 10 क्वेश्चन और देखते हैं, यहाँ पे कुछ और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दिए गए हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे क्वेश्चन देखिए, जैसे भारत में भूमि सुधारों का संक्षिप्त वर्णन कीजिए, ऐसा क्वेश्चन देखने को मिलेगा। सामाजिक आंदोलन की परिभाषित कीजिए और इसके प्रकार बताइए। इस प्रकार से क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। तो चलिए फटाफट इनको रिविजन कर लेते हैं। तो आ जाते हैं क्वेश्चन पर। सबसे पहले आप यहाँ पे हेडिंग बनाएंगे कि भारत में हुए भूमि सुधारों का संक्षिप्त वर्णन कीजिए। इसमें आप लिखेंगे स्वतंत्रता के बाद भारत सरकार ने कृषि क्षेत्र में सुधार लाने और किसानों की स्थिति में सुधार लाने के लिए विभिन्न भूमि सुधार कार्यक्रम लागू किए हैं। कुछ यहाँ पे निम्नलिखित दिए गए हैं, जैसे जमींदारी प्रथा उन्मूलन। उन्मूलन का मतलब समाप्त करना, यानी जो जमींदारी प्रथा थी उसे समाप्त कर दिया गया, जिससे जो किसान थे उनको जमीन उनको वापस कर दिया गया। तो इस प्रकार से ये भूमि सुधार होगा। दूसरा पॉइंट देखिए, किराएदारी सुधार। किराएदारी सुधार का मतलब है कि जैसे कि हम लोग किराए के मकान पे रहते हैं, वैसे ही लोग किराए के यानी किसी का आधा जमीन लेकर खेती करते हैं, तो अधिया पे जो जमीन लेकर खेती करते हैं उसे किराएदारी सुधार कहते हैं। नहीं उस तरह से उसको समाप्त करके जो है किसान को अपना जमीन उनको हक मिल गया और अपना खेती खुद का कर रहे हैं, ठीक है। अगला पॉइंट है भूमि की अधिकतम सीमा निर्धारण करना, यानी जो भूमि है उसकी अधिकतम सीमा कहाँ से कहाँ तक है, किस राज्य का कहाँ से कहाँ तक है, किस व्यक्ति का कहाँ से कहाँ तक है, उसका सीमा जो है निर्धारित कर दिया गया। चकबंदी जोतों का जो है यानी एकीकरण किया गया है। जो लोगों का जो खेत था कहीं पे इतना इधर है कहीं इतना इधर है, छोटा छोटा जो खेत बटा हुआ था उसको एक खेत कर देना, ये चकबंदी कहलाता है। तो इस प्रकार से कुछ भूमि सुधार यहाँ पे दिए गए हैं, इनके बारे में थोड़ा थोड़ा आप यहाँ पे लिख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 दोस्तों यहाँ पे कि सामाजिक आंदोलन की परिभाषा तथा उसके प्रकार बताइए। सामाजिक आंदोलन क्यों किए जाते हैं, तो यहाँ पे आप इसके बारे में लिखेंगे सामाजिक आंदोलन एक संगठित प्रयास होता है जिसके माध्यम से समाज के जो समूह होते हैं उन समूहों के द्वारा सामाजिक आर्थिक राजनीतिक परिवर्तन लाने का प्रयास किया जाता है। यह आंदोलन समाज में व्याप्त असमानताओं, अन्याय और विशेष मुद्दों के प्रति जागरूकता बढ़ाने के लिए या सुधार लाने के लिए किया जाता है। एक सिंपल भाषा में आप इसमें लिख सकते हैं कि समाज में कोई भी कुरीति हो, कुरीति मतलब बुराई हो, कोई भी ऐसी असमानता हो या कोई भी ऐसी समस्या हो, उस समस्या के समाधान करने के लिए जो समाज के लोग होते हैं वो आंदोलन करते हैं, उसी को सामाजिक आंदोलन कहा जाता है। ये तो बात होगी परिभाषा की। अब इसके प्रकार कौन से हैं, तो देखिए प्रकार में यहाँ पे लिखेंगे सुधारवादी आंदोलन। जैसे बहुत सारे आंदोलन हुए हैं, समाज के मौजूदा संरचनाओं में सुधार लाने के लिए बहुत सारे आंदोलन किए गए हैं, जैसे ब्रह्म समाज आंदोलन। तो इस प्रकार से ब्रह्म समाज आंदोलन के बारे में आप यहाँ पे लिख सकते हैं। इसके बाद यहाँ पे अगला पॉइंट है क्रांतिकारी भी आंदोलन किए गए हैं, जैसे समाज की मौजूदा संरचनाओं को पूरी तरह से बदलने के लिए, जैसे भारतीय स्वतंत्रता संग्राम या फिर कह सकते हैं 1857 की जो क्रांति हुई थी वो भी एक तरह से आंदोलन माना जाता है। अगला यहाँ पे है प्रतिक्रियावादी आंदोलन। प्रतिक्रियावादी आंदोलन का मतलब कि समाज को पूर्व स्थिति में लौटाने के लिए जो आंदोलन किया जाता है उसे प्रतिक्रिया आंदोलन कहा जाता है, जैसे धार्मिक पुनरुत्थान आंदोलन, इस प्रकार से, ठीक है।
आगे यहाँ पे है उत्प्रेरक आंदोलन, यानी नए विचारों या प्रथाओं को अपनाने के लिए जो आंदोलन किए जाते हैं उससे उत्प्रेरक आंदोलन कहा जाता है, जैसे पर्यावरण संरक्षण आंदोलन। तो इस प्रकार से कौन कौन से आंदोलन होते हैं उस आंदोलन को जो है आपको यहाँ पे लिखना है, ठीक है। आगे यहाँ पे क्वेश्चन नेक्स्ट है, जाति और वर्ग में अंतर बताइए। तो पहले आप जाति के बारे में लिख दीजिए, फिर वर्ग के बारे में लिख दीजिए। आप चाहे इस प्रकार से डिवाइड भी कर सकते हैं, ऐसे डिवाइड करके भी ले सकते हैं। तो यहाँ पे दोनों के साथ समझने का प्रयास करेंगे। जाति और वर्ग सामाजिक स्तरीकरण के दो रूप होते हैं और जो है इसको हम महत्वपूर्ण आधार पे समझ सकते हैं। तो पहला पॉइंट यहाँ पे आधार क्या है, जो जाति होती है ये जन्म पर आधारित होती है, ये अपरिवर्तनीय है, मतलब इसे बदला नहीं जा सकता है। लेकिन यहाँ पे जो वर्ग लिखा गया है, ये वर्ग जो है आर्थिक स्थिति होती है, शिक्षा के आधार पर प्राप्त किया जा सकता है, पेशे के आधार पर प्राप्त किया जा सकता है और ये परिवर्तनीय होती है, मतलब इसे बदला जा सकता है, ठीक है। दूसरा पॉइंट देखिए, गतिशीलता। अगर जाति की बात करें तो सामाजिक गतिशीलता सीमित होती है, लेकिन वर्ग में जो गतिशीलता होती है वो संभव होती है, इसमें परिवर्तन संभव होता है। वहीं बात करें सामाजिक संबंध कैसा होता है, तो जाति में आप इसमें लिखेंगे कि सख्त सामाजिक नियम होते हैं, जातीय अंतर्विवाह निषेध जैसे ये सब जो है इसमें सामाजिक संबंध होते हैं। लेकिन वर्ग में ऐसा कोई सख्त नियम नहीं होता है, आप जिस जाति या धर्म या फिर वर्ग में चाहते हैं शादी विवाह कर सकते हैं। इसके बाद तो यहाँ पे चौथा पॉइंट देखिए, व्यवसाय। जो जाति होता है वो पारंपरिक पेशे पर आधारित होता है, मतलब अगर पिताजी जो नौकरी क्या जो काम करते हैं वही काम जो है बच्चे भी करने लगते हैं, तो ये पेशे पर आधारित होता है, वो जन्म जन्मांतर तक चलता रहता है। आगे यहाँ पे है वर्ग में लिखेंगे कि व्यक्ति की जो योग्यता होती है और उसके अनुसार पेशा जो है उसका बदलता रहता है, जैसा प्राप्त कर लेगा वर्ग वैसा उसको पेशा मिल जाएगा, ठीक है। अगला प्रश्न यहाँ पे कि भारत में सांस्कृतिक विविधता पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। तो सांस्कृतिक विविधता क्या होती है इसके बारे में आपको बताना है। तो यहाँ पे हेडिंग डाल देंगे सांस्कृतिक विविधता, इसमें लिखेंगे भारत एक बहुत सांस्कृतिक देश है जहाँ बहुत सी संस्कृति देखने को मिलती है। यहाँ पे विभिन्न भाषाएं, धर्म, रीति रिवाज, परंपराएं अस्तित्व में है, मतलब एक साथ साथ जो है रहती हैं, काम करती हैं और उसको अपनाया जाता है। ये विविधता देश के समृद्ध जो है सांस्कृतिक धरोहर को दर्शाती है। विभिन्न त्यौहार, नृत्य, संगीत, कला इस रूप में विविधता को प्रकट किया जाता है। हालांकि ये विविधता सामाजिक एकता के साथ साथ चुनौती भी प्रस्तुत करती है, जिन्हें संतुलित दृष्टिकोण की संभावना से संभालना आवश्यक होता है। क्योंकि अलग अलग जातियां हैं, अलग अलग धर्म के लोग हैं, तो अपने अपने धर्म को लोग जो है मानते हैं और उससे रिलेटेड जो भी उनकी संस्कृति होती है उसका प्रचार प्रसार करते हैं, तो यहाँ पे चुनौती का भी सामना करना पड़ता है। अगला प्रश्न यहाँ पे है उदारीकरण का परिणाम बताइए। तो आपको परिणाम बताना है तो सबसे पहले उदारीकरण आपको समझना होगा। उदारीकरण का मतलब होता है कि जब सरकार किसी भी टैक्स को छूट कर दे, ठीक है, टैक्स में छूट कर दे या उससे कम कर दे, तो उसे हम उदारीकरण कहते हैं, यानी सरकार के द्वारा रियायत बरतना। जैसे यहाँ पे पहला है आर्थिक वृद्धि। आर्थिक वृद्धि में लिखेंगे कि निजी क्षेत्र को भागीदारी बढ़ती है जिससे आर्थिक विकास तेजी आती है। दूसरा पॉइंट इसमें विदेशी निवेश में ले सकते हैं कि प्रत्यक्ष विदेशी निवेश जो है एफडीआई जो है वो वृद्धि होती है और प्रतिस्पर्धा जो है इसमें देखने को मिलती है, बाजार में प्रतिस्पर्धा बढ़ी है जिससे उपभोक्ताओं को अधिक विकल्प मिले हैं। तो उदारीकरण के परिणाम हो जाएंगे, इस प्रकार से इसका आप यहाँ पे लिख सकते हैं। दो परिणाम यहाँ पे दिए गए हैं, रोजगार के अवसर भी मिलते हैं, आय असमानता भी देखने को मिलती है, यानी आर्थिक असमानता जब में वृद्धि होती है तो उसमें सामाजिक विभाजन जो है वो बढ़ जाता है। अगला प्रश्न है क्षेत्रवाद क्या है, इसे नियंत्रित करने का सुझाव बताइए। तो आप यहाँ पे क्षेत्रवाद के बारे में 2 लाइन लिखेंगे कि क्षेत्रवाद एक ऐसी प्रवृत्ति है जिसमें लोग अपने क्षेत्रीय हितों को राष्ट्रीय या सामूहिक हितों से ऊपर रखने लगते हैं, यानी अपने आप को सर्वश्रेष्ठ मानने लगते हैं। यह प्रवृत्ति सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक विभाजन को भी बढ़ावा देती है। आगे यहाँ पे इसका जो है नियंत्रण करने को सुझाव ले सकते हैं। राष्ट्रीय एकता का जो है प्रचार प्रसार किया जाए, यानी शिक्षा, मीडिया के माध्यम से राष्ट्रीय एकता को बढ़ावा दिया जाना चाहिए। अगला पॉइंट इसमें आप लिखेंगे संतुलित विकास। संतुलित विकास का मतलब ये होता है कि सभी क्षेत्रों को जब समान विकास किया जाएगा तो संतुलित विकास होगा। यहाँ पे अगला पॉइंट है राजनीतिक जागरूकता, इसमें लिखेंगे क्षेत्रीय राजनीतिक दुष्परिणामों के या दुष्प्रभावों के प्रति जनता को जागरूक करना। इस प्रकार से क्षेत्रवाद की भावना खत्म हो सकती है। वहीं संवैधानिक उपाय की बात करें तो संविधान में ऐसे प्रावधान करना चाहिए जो क्षेत्रवाद को जो है हतोत्साहित करे और उसको जो है आगे बढ़ने ना दे, ठीक है।
अगला प्रश्न आपके सामने है कि महिला आंदोलन के प्रमुख कारण क्या है, महिला आंदोलन क्यों किए जाते हैं। तो यहाँ पे आप जो है लिखेंगे कौन से ऐसे कारण जो महिलाएं आंदोलन करती हैं। लैंगिक असमानता, लैंगिक असमानता इसमें लिखेंगे महिलाओं के साथ शिक्षा, रोजगार और सामाजिक भेदभाव जो है वो किए जाते हैं, जिसके कारण महिलाएं आंदोलन करती हैं। पहला पॉइंट। दूसरा देखिए सामाजिक कुरीतियाँ, कुरीति का मतलब होता है बुराइयाँ, यानी सती प्रथा, बाल विवाह, दहेज प्रथा, विधवा पुनर्विवाह जैसी ये इस पर रोक लगाई गई थी। ऐसी प्रथाओं के लिए जो है महिलाएं आंदोलन करती हैं। दूसरा पॉइंट के बाद तीसरा पॉइंट देखते हैं राजनीतिक अधिकारों की कमी, उनको राजनीति में अधिकार नहीं मिलते हैं, यानी मतदान का केंद्र ना होना और राजनीति में भागीदारी जो उनकी कमी होती है, इसी कारण वो आंदोलन करती हैं। ठीक है, अगला पॉइंट देखिए आर्थिक निर्भरता, इसमें लिखेंगे महिलाओं का आर्थिक स्वतंत्रता का अभाव देखने को मिलता है और संपत्ति के अधिकार में उनको साथ भेदभाव किया जाता है, इसीलिए महिलाएं आंदोलन करती हैं। अगला पॉइंट है घरेलू हिंसा और उत्पीड़न, यानी घरेलू हिंसा में दहेज, हत्या, कार्यस्थल पर जो है यौन उत्पीड़न जैसी समस्याएं देखने को मिलती हैं, इसीलिए महिलाएं आंदोलन करती हैं। तो आप आराम से इसके बारे में लिख सकते हो। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखिए यहाँ पे जनसंचार के साधनों में होने वाले परिवर्तन की विवेचना कीजिए। जनसंचार के साधनों में कौन कौन से परिवर्तन होते हैं, तो आप इसमें लिखेंगे जनसंचार के साधनों में समय के साथ कई महत्वपूर्ण परिवर्तन हुए हैं। जैसे यहाँ पे देखिए मुद्रित माध्यम से इलेक्ट्रॉनिक माध्यम की ओर, यानी मुद्रित माध्यम का मतलब ये कि पहले अखबार आता था, अभी भी आता है अखबार, तो जो मुद्रित मतलब प्रिंट होकर अखबार, किताबें, अन्य चीज़ें आती हैं वो प्रिंट होकर आती थी, छपकर आती थी। आज की डेट में इलेक्ट्रॉनिक उपकरण ने उसकी जगह ले लिया है, जैसे कि रेडियो, टेलीविजन, इंटरनेट। आज के डेट में सबसे बड़ा प्लेटफॉर्म सोशल मीडिया। तो कहीं ना कहीं जो मुद्रित माध्यम था वो आप बदल करके इलेक्ट्रॉनिक माध्यम की ओर प्रगति पर चल पड़ा है, तो इसे हम जन संचार में परिवर्तन को कह सकते हैं। ठीक है, दूसरा पॉइंट है डिजिटल क्रांति। डिजिटल क्रांति का मतलब है कि इसमें इंटरनेट है, स्मार्टफोन है, इन सब के आ जाने से आदान प्रदान बहुत तेजी से हुआ है और आसानी से सुलभ हो गया है। सोशल मीडिया का उदय सबसे बड़ा कारण इसमें सोशल मीडिया है। फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम, यूट्यूब प्लेटफॉर्म, अन्य जैसे बहुत सारे जो है ये जन सेवा के तरीकों को पूरी तरह से बदल दिए हैं। ठीक है, अच्छे से लिख सकते हैं इसके बारे में। नेक्स्ट है कंटेंट ऑन डिमांड। कंटेंट ऑन डिमांड का जैसे नेटफ्लिक्स हो गया, यूट्यूब हो गया, ये जैसे प्लेटफॉर्म है, यहाँ पे उपभोक्ताओं को जो है अधिक सामग्री मिल जाती है, स्वतंत्र रूप से इसे फ्री में देखते हैं। पांचवा पॉइंट इसमें इंटरएक्टिविटी। अब दर्शक केवल सूचना के उपभोक्ता नहीं हैं, बल्कि प्रतिक्रिया देने और सामग्री बनाने की भी सक्रिय भूमिका निभा रहे हैं, यानी कंटेंट क्रिएटर भी बन रहे हैं। ठीक है, आगे इसमें क्वेश्चन नेक्स्ट है कि भूमंडलीकरण का रोजगार के अवसर पर प्रभाव बताइए, कि भूमंडलीकरण का रोजगार के अवसरों पर क्या प्रभाव पड़ा है। तो आप इसमें लिखेंगे भूमंडलीकरण ने रोजगार के अवसरों पर मिश्रित प्रभाव डाला है, जो कि निम्नलिखित है। पहला, नए अवसरों का सृजन। नए अवसरों का सृजन का मतलब ये है जैसे आईटी है, बीपीओ है, सेवा क्षेत्र है, ये नए रोजगार उत्पन्न हुए हैं। नेक्स्ट, प्रतिस्पर्धा में वृद्धि, यानी कंपटीशन बढ़ा है। वैश्विक प्रतिस्पर्धा के कारण स्थानीय उद्योगों पर दबाव बढ़ा है। कुछ ऐसे क्षेत्र हैं जहां पे नौकरियां भी प्रभावित हुई हैं। आज के दिन में चैट जीपीटी, एआई आने से और नौकरियां प्रभावित हुई हैं। अगला प्रश्न यहाँ पे कौशल की मांग। कौशल की मांग मतलब ये है कि आज के डेट में उच्च कौशल वाले कार्यों की मांग बढ़ रही है, जिसमें कौशल विकास पर जोर दिया जा रहा है। तीसरा पॉइंट के बाद चौथा पॉइंट है अनौपचारिक क्षेत्रों का विस्तार हो रहा है। जैसे कई क्षेत्रों में अनौपचारिक रोजगार बढ़ा हुआ है, जहां श्रमिक अधिकारों की कमी देखने को मिलती है। इसमें पांचवा पॉइंट आप ले सकते हैं आउटसोर्सिंग। आउटसोर्सिंग का मतलब होता है कि विकसित देशों से विकासशील देशों में कार्यों का आउटसोर्सिंग बढ़ा है, जिससे कुछ क्षेत्रों में रोजगार के अवसर भी बढ़े हुए हैं। आउटसोर्सिंग का मतलब होता है कि भैया जो डायरेक्ट भर्ती कर लेते हैं कंपनी वगैरह में, आपको इधर उधर से भर्ती कर लेते हैं, या फिर जो है किसी भी गवर्नमेंट सेक्टर में जो है भर्ती कर लेते हैं ऐसे ही बिना परीक्षा के, तो उससे आउटसोर्सिंग कहते हैं। तो आप यहाँ पे जाके संविदा जो कर्मी होते हैं उस प्रकार से यहाँ पे भर्ती हो जाती है। ठीक है, आगे इसमें है दिव्यांग के लिए सरकारी प्रयास का, जो सरकारी प्रयास किए गए दिव्यांग के लिए, इसके लिए जो है आपको यहाँ पे वर्णन करना है। तो आप इसमें लिखेंगे भारत सरकार ने दिव्यांग व्यक्तियों के सशक्तिकरण और समावेश के लिए महत्वपूर्ण कदम
कदम उठाए हैं। जैसे दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम जो है 2016 में शुरू किया गया था। इसमें उनके शिक्षा, रोजगार और सामाजिक सुरक्षा का प्रावधान किया गया है। ठीक है, आगे इसमें लिख सकते हैं सुगम्य भारत अभियान। बहुत सारी योजनाएं चलाई गई हैं सरकार की तरफ से। सुगम्य भारत अभियान इसमें है कि जो सार्वजनिक स्थान है, परिवहन है, सूचना है और संचार तकनीकी है, वहाँ दिव्यांगजन को सुलभ लाभ बनाने का उद्देश्य भी चलाया गया है। यानी जैसे आप कभी सरकारी बस में सफ़र करेंगे तो कभी कभी सीट में लिखा रहता है आगे कि विकलांग हेतु या दिव्यांग हेतु यहाँ पे ये आरक्षित है। तो जो सीट होती है जो आरक्षित होती है वो इनको फ़ायदा मिलता है। ठीक है, आगे इसमें आरक्षण, तो आरक्षण इसमें लिख सकते हैं कि शैक्षणिक संस्थानों में, सरकारी नौकरियों में दिव्यांग को जो है आरक्षण की व्यवस्था की गई है। ठीक है, आगे इसमें चौथा पॉइंट लिख सकते हैं सहायता उपकरण। बहुत सारे ऐसे जो है जो दिव्यांग व्यक्ति हैं उनको सहायक उपकरण और प्रौद्योगिकी वरदान के लिए जो है ADIP योजना चलाई गई, जिसमें उनको जो विकलांग वाली गाड़ी वगैरह होती है वो सब उनको दी जाती है। शिक्षा की बात करें तो समावेशी शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए विशेष शिक्षकों की जो है नियुक्ति और विशेष स्कूल की स्थापना की गई है। तो इस प्रकार से आप यहाँ इसके बारे में लिख सकते हैं। फिर क्वेश्चन नंबर आता है, यहाँ से आपका 21 नंबर से शुरुआत होता है और यहाँ पे 25 नंबर तक है। आइए पहले इसका क्वेश्चन का उत्तर देखते हैं। उपनिवेशवाद क्या है, इसके प्रभावों का वर्णन कीजिए। तो इसके बारे में चर्चा हम लोग कर चुके हैं उपनिवेशवाद के बारे में। तो यहाँ पे देख सकते हैं जब उपनिवेशवाद में क्या होता है कि जब एक शक्तिशाली कोई देश किसी छोटे देश पर कब्जा कर ले तो उसे उपनिवेशवाद कहा जाता है। जैसे भारत भी कभी जो है गुलाम था किसका, ब्रिटिश का, तो भारत भी कभी उपनिवेशवाद था। तो आप इस प्रकार से एग्जाम्पल भी लिख सकते हैं। आगे इसके कौन कौन से प्रभाव रहे, तो प्रभाव में आप यहाँ पे लिखेंगे। पहला है आर्थिक शोषण। जब कोई देश किसी देश पर कब्जा करेगा तो उसका क्या होगा, आर्थिक शोषण होगा। यानी उपनिवेशवादी शक्तियाँ अधीनस्थ देश के जो अधीन होगा उसके कब्जे में होगा, उसके जितने भी प्राकृतिक संसाधन होंगे उसको क्या करेगा, वो दोहन करेगा। जैसे जिससे स्थानीय अर्थव्यवस्था क्या होगी, वो कमजोर हो जाती है। अगला पॉइंट इसमें है सांस्कृतिक दमन में लिखेंगे कि स्थानीय भाषाओं, परंपराओं और धर्मों को दबाया जाता है और उपनिवेशीवादी संस्कृति को थोपने का प्रयास किया जाता है। इसके बाद यहाँ पे राजनीतिकरण में ले सकते हैं। इसके नियंत्रण में लिखेंगे कि स्थानीय शासकों को हटाकर या नियंत्रित करके उन्हें उपनिवेशीवाद अपनी राजनीतिक नीतियाँ लागू करते हैं, जिससे स्वशासन की क्षमता कम हो जाती है। अब अपना नियम लगाएंगे, अपना कानून लगाएंगे, तो जो उस देश का शासन होगा, प्रशासन होगा, वो पूरी तरह से खत्म हो जाएगा। ठीक है, आगे यहाँ पे देखेंगे सामाजिक असमानता। सामाजिक असमानता का मतलब उपनिवेशवाद के कारण समाज में वर्ग और जाति आधारित असमानताएं बढ़ती हैं, जिससे सामाजिक तनाव उत्पन्न होता है। तो इस प्रकार से इसके बारे में आप यहाँ पे बयां कर सकते हैं। इसके बाद यहाँ पे एक पॉइंट और बचा रहता है यहाँ पे कि शिक्षा और भाषा का अभाव। उपनिवेशवादी अपनी भाषा और शिक्षा की जो है प्रणाली को बढ़ावा देते हैं, जिससे स्थानीय ज्ञान, परंपराएं और जो है वो सब खत्म हो जाती है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है कि सार्वजनिक सर्वेक्षण से आप क्या समझते हैं, इसके प्रमुख उद्देश्य बताइए। तो सामाजिक सर्वेक्षण क्या होते हैं? सामाजिक सर्वेक्षण यानी सोशल सर्वे एक अनुसंधान पद्धति है जिसके माध्यम से समाज के विभिन्न पहलुओं जैसे जनसंख्या, शिक्षा, स्वास्थ्य, आर्थिक स्थिति आदि के बारे में व्यवस्थित रूप से जो है डेटा एकत्रित किया जाता है और वही जो है सामाजिक सर्वेक्षण कहलाता है। इसका उद्देश्य जो होता है वो समाज की संरचना, कार्य प्रणाली, समस्याओं का जो है समझना, ये सब इसमें किया जाता है। सामाजिक सर्वेक्षण का उद्देश्य बताइए। तो इसके उद्देश्य में आप लिखेंगे सामाजिक संरचना का अध्ययन जो है वो किया जाता है, जैसे कि जनसंख्या, लिंग, आयु, जाति, धर्म आदि के आधार पर समाज की संरचना को समझा जाता है। वही बात करें सामाजिक समस्या की पहचान करना, यानी गरीबी, बेरोजगारी, अशिक्षा जैसी समस्या को पता लगाना और उनके कारणों का विश्लेषण करना इसमें शामिल होता है। क्वेश्चन नंबर मतलब अगला पॉइंट इसमें है कि नीति निर्माण में सहायक होता है, जैसे कि सरकारी जो है गैर सरकारी संगठनों को नीतियाँ बनाने में आवश्यक जो डाटा होता है वो यहाँ पे दिया जाता है। ठीक है, प्रदान किया जाता है। तो इस प्रकार से इसके बारे में आप लिख सकते हैं। फिर यहाँ पे अगला पॉइंट आपके सामने आ जाएगा कि सामाजिक परिवर्तन का मूल्यांकन जो है इसमें करना होता है।
पांचवा पॉइंट आप इसमें लिखेंगे कि सार्वजनिक राय का संग्रह, यानी जो विभिन्न मुद्दे होते हैं जनता की राय बनाना, राजनीतिक दृष्टिकोण को अपनाना, ये सामाजिक मान्यता को दिखाती हैं। तो इस प्रकार से इसके बारे में आप यहाँ पे लिख सकते हैं। फिर यहाँ पे आता है क्वेश्चन अगला, लोकतंत्र को परिभाषित कीजिए। लोकतंत्र में राजनीतिक दलों की क्या भूमिका है, इस प्रकार से क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो आप यहाँ पे लिखेंगे, लोकतंत्र इन डेमोक्रेसी एक ऐसा शासन प्रणाली है जिसमें सत्ता अंतिम स्रोत तक जनता होती है। इस प्रणाली में नागरिक को अपना प्रतिनिधित्व चयन करने का अधिकार होता है, जो उन अनेक हितों को प्रतिनिधित्व करता है और उनके लिए नीतियां बनाता है, यानी नियम बनाता है। अब यहाँ पे लिखा गया है, जैसे कि लोकतंत्र में राजनीतिक दलों की क्या भूमिका है, तो आप इसे लिखेंगे कि प्रतिनिधित्व की भूमिका है, नीति निर्माण में उसका जो है योगदान है, और आगे क्या लिखेंगे इसमें लिख सकते हैं, इसमें आप लिख सकते हैं कि जनता और सरकार के बीच जो है सेतु का काम किया जाता है। ठीक है, आगे इसमें और पॉइंट लिख सकते हैं इसमें, जैसे कि नेतृत्व का विकास, चुनावी प्रक्रिया में भागीदारी। तो इस प्रकार से पॉइंट है जिसके बारे में आप यहाँ पे लिख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 24 है कि पर्यावरण आंदोलन से आप क्या समझते हैं, चर्चा कीजिए। इसको एक लाइन में आप समझ सकते हैं कि जो आंदोलन पर्यावरण से संबंधित होते हैं उसे पर्यावरण आंदोलन कहा जाता है। इसमें आप लिखेंगे कि पर्यावरण आंदोलन एक सामाजिक और राजनीतिक आंदोलन है जिसका उद्देश्य पर्यावरण की रक्षा, संरक्षण और सुधार करना है। यह आंदोलन प्राकृतिक संसाधनों के सतत उपयोग, प्रदूषण नियंत्रण, जैव विविधता की सुरक्षा और पर्यावरणीय न्याय जैसे मुद्दों पर केंद्रित होता है। तो इसकी परिभाषा लिख सकते हैं। फिर यहाँ पे थोड़ा सा इसके बारे में बता सकते हैं कि ऐसे कौन कौन से पर्यावरण से संबंधित आंदोलन किए गए थे। इसमें उद्देश्य क्या होता है इसका, तो जन जागरूकता फैलाना, यानी जनता को पर्यावरण समस्याओं और उनके प्रभावों के बारे में शिक्षित करना, ये इसका मुख्य उद्देश्य हो जाता है। दूसरा पॉइंट इसमें ले सकते हैं, नीति परिवर्तन की मांग, यानी सरकारों और उद्योगों से पर्यावरण नीति में सुधार की मांग करना, जैसे प्रदूषण नियंत्रण करना, ये कानून बनाना और वन संरक्षण करना, ये सब इसमें शामिल होता है। सतत विकास का समर्थन के लिए किया जाता है। तो ऐसे आंदोलन ऐसे विकास मॉडल को बढ़ावा देना जो पर्यावरण को नुकसान पहुंचाए और बिना आर्थिक जो है सामाजिक प्रगति को सुनिश्चित करे। तो इस प्रकार से यहाँ पे इसका उद्देश्य आप ले सकते हैं। अगला यहाँ पे है सक्रिय विरोध। सक्रिय विरोध का मतलब यहाँ पे कि पर्यावरण को नुकसान पहुँचाने वाली गतिविधियां जैसे कि वनों की कटाई, खनन, औद्योगिक प्रदूषण आदि के खिलाफ विरोध प्रदर्शन और अभियानों का जो आयोजन है उसको करना चाहिए। ठीक है, अगला क्वेश्चन यहाँ पे है कि साक्षात्कार से आप क्या समझते हैं, साक्षात्कार के गुण और दोष बताइए। तो यहाँ पे साक्षात्कार यानी इंटरव्यू क्या होता है, तो इसमें आप लिखेंगे एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें दो या दो से अधिक व्यक्ति किसी विशिष्ट उद्देश्य के लिए आमने सामने बातचीत करते हैं। जैसे आपने अपने स्कूल में वाइवा दिया होगा तो वही आपका यहाँ पे इंटरव्यू है। ठीक है, मुख्य उद्देश्य इसका सूचनाओं को संग्रह करना, व्यक्तिगत को जो है उसकी योग्यता को पहचान करना, उसका मूल्यांकन करना और उसका गहन समझ करना, इसलिए यहाँ पे साक्षात्कार किया जाता है। ठीक है, आगे इसमें है नेक्स्ट, इसके गुण कौन से हो सकते हैं, मतलब इसकी क्वालिटीज कौन कौन से हो सकती हैं। तो व्यक्ति से प्रत्यक्ष संपर्क होता है, पहला पॉइंट। दूसरा, गहन जानकारी हमें संग्रह वहाँ से मिल जाती है। और तीसरा है प्रश्नों का जो लचीलापन है वो दिखाई देता है। मान लो अगर आपको प्रश्न नहीं आ रहा है तो एग्जामिनर क्या करता है, दूसरा प्रश्न पूछ लेता है उससे। ठीक है, वाइवा में। अगला है गैर मौखिक संकेतों का अवलोकन हो जाता है और स्पष्टीकरण सुविधा मिलती है। मतलब ये है कि इसमें कि जो भी बातें होती हैं वो पूरी स्पष्ट हो जाती है कि सही है कि गलत है। ठीक है, अब इसके कुछ दोष भी होते हैं। क्या दोष हो सकते हैं, तो समय और लागत की अधिकता होती है, पक्षपात की संभावना हो सकती है। मान लो कि आपने सही बताया और एग्जामिनर कह रहे हैं गलत है। ठीक है, साक्षात्कारकर्ता पर प्रभाव पड़ सकता है, गोपनीयता की जो कमी होती है वो देखने को मिलती है, उजागर हो जाता है बातें, और प्रशिक्षण जो है इसकी आवश्यकता कोई कमी जो है देखने को मिलती है। तो इसमें जो है आप इस पॉइंट को लिख सकते हैं। आगे इसके बाद क्वेश्चन यहाँ पे दिखाई देगा 26 नंबर से कि दिव्यांग की प्रमुख समस्याओं का वर्णन कीजिए, ग्राम पंचायत के प्रमुख प्रकारों का वर्णन कीजिए, सामाजिक सर्वेक्षण क्या होता है, पश्चिमीकरण गुण दोष बताइए, जाति व्यवस्था के परिवर्तन उसके कारणों का उल्लेख कीजिए। तो आइए दिव्यांग के प्रमुख समस्याएं क्या इसके बारे में चर्चा करते हैं। दिव्यांग कौन होता है, जो विकलांग होते हैं उन्हीं को दिव्यांग कहते हैं। ठीक है, अब भाई जो विकलांग हुआ उसकी समस्या तो होगी, बहुत सारी समस्याएं हैं, तो यहाँ पे लिखेंगे आप दिव्यांग व्यक्तियों का समाज में कई चुनौतियों का सामना करना पड़ता है, उनके समग्र विकास और समावेशिता जो है बाधा उत्पन्न करती है। इसके लिए जो प्रमुख समस्या है वो निम्नलिखित यहाँ पे दी गई हैं।
क्या क्या समस्याएं हो सकती हैं। तो शिक्षा में बाधा आती है, शिक्षा में उनको समस्या हो सकती है, रोजगार के अवसरों में कमी देखने को मिलती है, सामाजिक भेदभाव और कलंक उन पे लगता है कि लंगड़ा है, लूला है, इस प्रकार से कलंक लग जाता है। स्वास्थ्य सेवाओं की कमी भी देखने को मिलती है, आवश्यक सुविधाओं का अभाव देखने को मिलता है कि सारी सुविधाएं उनको नहीं मिल पाती हैं। राजनीतिक जो प्रतिनिधित्व होता है उसकी भी कमी देखने को मिलती है। तो इस प्रकार से कहीं न कहीं उसके कारण हो जाएंगे जो दिव्यांग व्यक्ति होते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पे, ग्राम पंचायत के प्रकारों का वर्णन कीजिए। ग्राम पंचायत क्या होता है उसके बारे में आप जानते होंगे, आप गांव से बिलोंग करते होंगे, तो गांव में आपके प्रधान होते हैं, ठीक है, गांव में प्रधान होते हैं, तो जो प्रधान होते हैं वही ग्राम पंचायत होता है। ग्राम पंचायत भारत में ग्रामीण स्वशासन की निचली इकाई है जो ग्रामीण विकास और प्रशासन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। ग्राम पंचायत उनके आकार, जनसंख्या, कार्य क्षेत्रों के आधार पर निम्नलिखित प्रकारों में वर्गीकृत किया जा सकता है। तो यहाँ पे देख पाएंगे आकार के अगर आधार पे इसको बांटा जाए तो छोटी ग्राम पंचायत, बड़ी ग्राम पंचायत इस प्रकार से होती है। छोटी ग्राम पंचायत मतलब छोटा गांव होगा, बड़ी ग्राम पंचायत मतलब बड़ा गांव होगा, सिंपल। तो उसके बारे में अपने शब्दों में भी बयां कर सकते हैं। इसके बाद अगर बात करें प्रशासनिक संरचना के आधार पर, तो कुछ जो ग्राम पंचायत होती है पूरी तरह से स्वतंत्र होती है, और कुछ जो होती है ग्राम पंचायत वो सामूहिक जो है ग्राम पंचायत होती है। जैसे कई छोटे छोटे गाँव को मिलाकर एक संयुक्त पंचायत बनाया जाता है, और कुछ होते हैं जो पूरी तरह से स्वतंत्र होते हैं, ठीक है, इस प्रकार से इसके बारे में लिख सकते हैं। आगे यहाँ पे है कार्यक्रम के आधार पर जो इसको बांटा गया है, यानी समान ग्राम पंचायत और विशेष ग्राम पंचायत। जैसे समान का मतलब होता है कि जहाँ पे जो है सड़क निर्माण, जलापूर्ति, स्वच्छता इसकी प्रबंधन होती है, और विशेष में क्या होता है कि विशेष कार्यक्रम परियोजना जैसे कृषि विकास, महिला सशक्तिकरण, शिक्षा आदि को विशेष ध्यान दिया जाता है। तो इस प्रकार से यहाँ हो जाएगा इसका उत्तर, ठीक है। आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने कि सामाजिक सर्वेक्षण किसे कहते हैं, इसके प्रमुख उद्देश्य बताइए। तो सामाजिक सर्वेक्षण क्या होता है? सामाजिक सर्वेक्षण एक ऐसा अनुसंधान पद्धति है, अनुसंधान का मतलब खोज करना, जिसके माध्यम से समाज के विभिन्न पहलुओं जैसे जनसंख्या, शिक्षा, स्वास्थ्य, आर्थिक स्थिति, सामाजिक प्रथाओं आदि के बारे में व्यवस्थित और वैज्ञानिक तरीके से जानकारी एकत्र की जाती है, ठीक है। इसके बाद यहाँ पे अगला पॉइंट है, यहाँ पे सामाजिक सर्वेक्षण का उद्देश्य बताइए। तो सामाजिक सर्वेक्षण का उद्देश्य क्या है आप यहाँ पे लिखेंगे, सामाजिक संरचना को समझने के लिए सर्वेक्षण किए जाते हैं, और समस्याओं को पहचान करने के लिए सर्वेक्षण किए जाते हैं, नीति निर्माण में सहायता प्रदान करने के लिए सर्वेक्षण किए जाते हैं, और प्रगति का मूल्यांकन करने के लिए और जनमत संग्रह के लिए जो है किया जाता है। तो इसके बारे में थोड़ा थोड़ा आप लिख देंगे तो आपका आंसर पूरा कंप्लीट हो जाएगा। इसके बाद क्वेश्चन नेक्स्ट है, पश्चिमीकरण क्या है, इसके गुण और दोष बताइए। तो पश्चिमीकरण का मतलब होता है कि यहाँ पे जो पश्चिम देश हैं, जो पश्चिमी देश हैं, वहाँ से लोग आकर भारत में अपने संस्कृति, अपने आचार विचार, अपने पहनावे यहाँ पर छोड़कर जाते हैं और भारत के लोग उसे अपना लेते हैं, तो वही पश्चिमीकरण कहलाता है। तो यहाँ पे लिखेंगे कि पश्चिमीकरण वह प्रक्रिया है जिसके माध्यम से गैर पश्चिमी समाज पश्चिमी देशों की संस्कृति, जीवन शैली, मूल्यों और प्रथाओं को अपनाते हैं। इसमें इसके क्या गुण हैं, तो इसमें गुण दोष लिखेंगे, तो इसमें पश्चिमी जो करण है उसका गुण लिखेंगे, शिक्षा का प्रसार हुआ है, सामाजिक सुधार हुआ है, महिला सशक्तिकरण, उसको महिलाओं को बल मिला है, आधुनिक विज्ञान और प्रौद्योगिकी का विकास हुआ है। तो ये इसके क्वालिटीज़ हो जाएंगे। अब इसकी कुछ बुराइयां भी हैं, जैसे कि सांस्कृतिक क्षरण हुआ है, जो भारत की संस्कृति है वो धीरे धीरे क्षरण हो रही है, कम हो रही है, धीरे धीरे खत्म हो रही है, भौतिकतावाद बढ़ावा मिला है, सामाजिक असमानता देखने को मिला है, और पर्यावरण भी कहीं न कहीं प्रभाव भी पड़ा हुआ है। तो इसके दोष हो जाएंगे, ऐसे भी आप हेडिंग बना के से लिख सकते हैं। इसके बाद अगला क्वेश्चन है यहाँ पे कि जाति व्यवस्था में परिवर्तन के कारणों का उल्लेख कीजिए। जाति व्यवस्था के बारे में लिखना है। भारत में जाति व्यवस्था एक प्राचीन सामाजिक संरचना है, लेकिन समय के साथ इसमें कई महत्वपूर्ण परिवर्तन आए हैं। जो जाति व्यवस्था में परिवर्तन आए हैं उसके निम्नलिखित कारण यहाँ पे दिए गए हैं। जैसे आप यहाँ पे देखेंगे, आधुनिक शिक्षा का प्रसार हुआ है, यानी डिजिटल शिक्षा आज के डेट में ऑनलाइन लर्निंग सबसे बड़ा जो है बदलाव देखने को मिलता है। औद्योगिकरण और शहरीकरण भी विकास हुआ है, जिसमें उद्योगों के कारण उत्पादन में पारंपरिक जो तरीके थे उसमें बदलाव हुआ है, और लोग अब मशीनों का प्रयोग कर रहे हैं, रोबोट का जो है प्रयोग किए जा रहे हैं।
अगला यहाँ पे है कि सामाजिक आंदोलन का प्रभाव भी देखने को मिला है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जैसे समाज सुधारक नेतृत्व में हुए आंदोलन ने जातिगत भेदभाव के खिलाफ जो है काफ़ी जागरूकता बढ़ाई थी। तो ये हो जाएगा यहाँ पे आंदोलन। नेक्स्ट है यहाँ पे संवैधानिक और कानूनी सुधार, यानी भारतीय संविधान में जातिगत भेदभाव को समाप्त करने के लिए विशेष प्रावधान है। अनुच्छेद 15 के और 17 के तहत जाति के आधार पर भेदभाव, अस्पृश्यता यानी छुआछूत को अपराध घोषित किया गया है। तो ये भी एक तरह से माना जाता है इंपॉर्टेंट आंदोलन। ठीक है, आगे इसमें है पॉइंट और लिख सकते हैं, आगे लॉन्ग क्वेश्चन ये बनेगा यहाँ से। आर्थिक उदारीकरण, यानी 1991 में भारत में आर्थिक उदारीकरण के निजी क्षेत्रों के रोजगार के अवसर जो है वहाँ से उत्पन्न हुए हैं। नेक्स्ट इसमें संचार का जो माध्यम है ये भी कहीं की प्रभाव पड़ा है। मीडिया, इंटरनेट, सोशल मीडिया में बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म आज की डेट में है। लोगों के आचारों और विचारों को बदलाव देखने को मिला है। अगला पॉइंट आप इसमें ले सकते हैं राजनीतिक जागरूकता, यानी आरक्षण नीति, राजनीतिक प्रतिनिधित्व ने पिछड़े वर्गों में जो राजनीतिक जागरूकता है उसको भी बढ़ाया है। तो इस प्रकार से जातिगत जो कहीं को सुधार हुआ है व्यवस्था में वो आप इस प्रकार से लिख सकते हैं। फिर इसके बाद यहाँ पे क्वेश्चन आते हैं नेक्स्ट, भारत में कृषक आंदोलन का संक्षिप्त वर्णन कीजिए। भारतीय प्रजातंत्र पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। भारतीय में जो समाज है उसके धर्म को महत्व की विवेचना कीजिए। कुछ इस प्रकार से प्रश्न आपको और देखने को मिल सकते हैं। तो आइए फटाफट इसका उत्तर देखते हैं। भारत में प्रमुख कृषक जो आंदोलन वो कौन कौन से हैं उनके बारे में आपको बताना है और उसका संक्षिप्त वर्णन करना है। तो आप इसमें लिखेंगे कि भारत में कृषक आंदोलन एक लंबा इतिहास रहा है जहां किसानों ने अपने समस्याओं और अधिकारों के लिए संघर्ष किया है। प्रमुख कृषक आंदोलन इस प्रकार से यहाँ पे शामिल किए गए हैं, जैसे देश की आज़ादी से पहले कुछ आंदोलन हुए थे किसानों के लिए। जैसे पहला है सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट चंपारण सत्याग्रह आंदोलन 1917 में हुआ था। महात्मा गांधी के नेतृत्व में बिहार के चंपारण जिले में आंदोलन जो हुआ था वो नील की खेती करने वाले किसानों के शोषण के खिलाफ हुआ था। अंग्रेजों ने 3 कठिया पद्धति अपनाई थी, जिसमें जो है जो ज़मीन का हिस्सा होता था उसके एक हिस्से पर जो है नील की खेती उगाना था और 3 हिस्से पे अपना अनाज उगाना था उनको। तो इस प्रकार से यहाँ पे ज़बरदस्ती उनसे नील जो है उगाया जाता था और सस्ते दाम पर नील उनसे खरीदा जाता था। तो इस प्रकार से उनका शोषण ज़बरदस्त ब्रिटिश काल में हो रहा था। तो ये सबसे सफल सत्याग्रह आंदोलन माना जाता है गांधी जी का। फिर इसके बाद यहाँ पे खेड़ा सत्याग्रह आंदोलन दिखाई देता है, ये भी गांधी जी के द्वारा शुरू किया गया था। गुजरात में खेड़ा जिले में फसल खराब होने पर उन्हें उनके बावजूद भी वह जो है किसानों को कर देना पड़ता था। यानी अगर फसल अच्छी होती थी तो उनको कर देना ही देना था, लेकिन अगर फसल बर्बाद हो जाए तब भी उनको जो है कर देना पड़ता था। तो इस प्रकार से यहाँ पे आंदोलन किए गए थे। इसके बाद यहाँ तेभागा आंदोलन था जो 46-47 में हुआ था। बंगाल में बटाईदार किसानों ने अपने उपज को 2/3 हिस्सा जो है रखने की मांग की थी। तो ये तेभागा आंदोलन पश्चिम बंगाल में हुआ था। अगला यहाँ पे है किसान आंदोलन जो 2020-21 में हुआ था। भारत सरकार यानी केंद्र सरकार द्वारा पारित 3 जो है कृषि कानून जो है आप इसके देश भर में किसानों ने इसका विरोध किया था। ठीक है, इसके बाद यहाँ पे क्वेश्चन आता है 32 नंबर की, भारतीय प्रजातंत्र पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। भारतीय जो प्रजातंत्र है इस पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखना है। तो आप इसमें लिखेंगे भारतीय प्रजातंत्र विश्व की सबसे बड़ा लोकतंत्र है जहां विविधता में एकता मिसाल देखने को मिलती है। 1947 में स्वतंत्रता के बाद भारत ने लोकतंत्र प्रणाली अपनाया है जिससे संविधान के माध्यम से नागरिकों के मौलिक अधिकार की सुरक्षा की गई है। तो इस प्रकार से इसका उत्तर आप यहाँ पे ले सकते हैं। कुछ और पॉइंट आप यहाँ ऐड कर सकते हैं। नियमित चुनाव, स्वतंत्र न्यायपालिका, स्वतंत्र मीडिया भारतीय लोकतंत्र के प्रमुख स्तंभ माने जाते हैं। हालांकि समय समय पर भ्रष्टाचार, जातिवाद, धन बल प्रभाव जैसी चुनौतियों का सामना करना पड़ता है, लेकिन भारतीय लोकतंत्र में अपने लचीलापन और स्थिरता के माध्यम से एक सामना जो है वो किया है। ठीक है, 33 नंबर क्वेश्चन है कि भारतीय समाज में धर्म का महत्व क्या है। बहुत महत्व है भारतीय समाज में धर्म का महत्व। इसमें लिखेंगे भारतीय समाज में धर्म एक महत्वपूर्ण स्थान है जहां लोगों के जीवन के विभिन्न पहलुओं को प्रभावित करता है। कैसे, आइए देखते हैं नीचे यहाँ पे। पहला यहाँ पे लिख सकते हैं सांस्कृतिक पहचान देखने को मिलती है। भारतीय जो धर्म है वो समाज के सांस्कृतिक पहचान की एक प्रमुख हिस्सा माना जाता है। इसमें रीति रिवाज, त्यौहार, परंपराओं के माध्यम से हमें ये समझने का मौका मिलता है कि भारतीय धर्म किस प्रकार से अपना जो सांस्कृतिक पहचान है वो बनाए रखी है। इसके बाद यहाँ पे दूसरा पॉइंट लिखेंगे सामाजिक संरचना, यानी धर्म ने समाज की संरचना में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है, जैसे जाति व्यवस्था जो हिंदू धर्म से संबंधित है। आगे इसमें नेक्स्ट है नैतिक मूल्य। नैतिक मूल्य का मतलब
धार्मिक शिक्षाएं नैतिक मूल्यों और आचरण के मानदंड को स्थापित करती हैं जो समाज में सदाचार और अनुशासन को बढ़ावा देती है। चौथा पॉइंट है इसमें सामाजिक एकता और विभाजन। आप इसमें लिखेंगे धर्म एक ओर सामाजिक एकता को बढ़ावा देता है, वहीं दूसरी ओर धार्मिक भिन्नताओं के कारण संघर्ष और विभाजन भी उत्पन्न करता है। तो इस प्रकार से लिख सकते हैं। आगे इसमें है क्वेश्चन नेक्स्ट है भूमंडलीकरण क्या है, इसके सामाजिक प्रभावों का विस्तार पूर्वक वर्णन कीजिए। लॉन्ग क्वेश्चन में पूछा जा सकता है। तो लिखेंगे पहले ही भूमंडलीकरण के बारे में। भूमंडलीकरण वह प्रक्रिया है जिसके अंतर्गत विश्व के विभिन्न देश आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक और तकनीकी रूप से एक दूसरे से जुड़ते हैं, उसे भूमंडलीकरण कहा जाता है। इसमें वस्तुओं और सेवाओं, पूंजी, सूचना, तकनीकी और विचारों का अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो है मुक्त प्रवाह होता रहता है, यानी आदान प्रदान होता रहता है। इसके बाद यहाँ पे आप यहाँ पे लिखेंगे भूमंडलीकरण के सामाजिक प्रभाव। सामाजिक प्रभाव में पहला प्रभाव यहाँ पे संस्कृति पर पड़ता है। यहाँ पे हेडिंग डालेंगे संस्कृति पर प्रभाव। इसमें लिखेंगे विभिन्न देशों की संस्कृतियों की आपसी संपर्क बढ़ा है, जहाँ खान पान, पहनावा, भाषा, जीवन शैली में परिवर्तन आया है। पश्चिमी संस्कृति का प्रभाव भारतीय समाज में स्पष्ट दिखाई देता है। अगला यहाँ पे पॉइंट लिख सकते हैं परिवार की व्यवस्था पर भी परिवर्तन देखने को मिलता है। संयुक्त परिवार की जगह अब एकल परिवार जो है वो धीरे धीरे देखने को मिल रहा है। रोजगार और शिक्षा के कारण लोग एक स्थान से दूसरे स्थान पर जा रहे हैं। तीसरा पॉइंट आप इसमें ले सकते हैं रोजगार के अवसर भी मिले हुए हैं। नई नौकरियां और जो है सेवा क्षेत्र का विस्तार हुआ है, लेकिन अस्थायी और असुरक्षित रोजगार भी बढ़े हुए हैं। इसके बाद चौथा पॉइंट इसमें है सामाजिक असमानता। इसमें आप लिखेंगे अमीर गरीब के बीच खाई बढ़ी हुई है, सभी वर्ग को भूमंडलीकरण का समान लाभ नहीं मिला है। अमीर और अमीर होते जा रहे हैं, गरीब और गरीब होते जा रहे हैं। अगला पॉइंट है यहाँ पे शिक्षा और जागरूकता। इसमें आप लिखेंगे सूचना तकनीकी के कारण शिक्षा, ज्ञान, सामाजिक जागरूकता जो है इसमें वृद्धि देखने को मिली है। इसके बाद यहाँ पे क्वेश्चन आपका आता है 35 नंबर क्वेश्चन है नारी आंदोलन पर समाज के प्रभावों को बताइए। तो उसमें आप लिखेंगे नारी आंदोलन के समाज पर क्या प्रभाव पड़ा है। तो कानूनी सुधार हुए हैं, जैसे दहेज निषेध अधिनियम, घरेलू हिंसा अधिनियम, कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न के खिलाफ कानूनी कार्रवाई, ये जो है महत्वपूर्ण सुधार हुए हैं। दूसरा पॉइंट आप इसमें ले सकते हैं शिक्षा और रोजगार में भी सुधार देखने को मिले हैं, जैसे कि महिलाओं को शिक्षा, रोजगार के अवसर में वृद्धि हुई है, जिससे महिलाएं आत्मनिर्भर बनी हैं। इसके बाद सामाजिक जागरूकता। इसमें लिखेंगे लिंग समानता, महिला अधिकार और लैंगिक भेदभाव को जागरूकता भी बढ़ी हुई है। लास्ट पॉइंट यहाँ पे है भागीदारी, राजनीति में भागीदारी। महिलाओं की राजनीति में भागीदारी वृद्धि हुई है, जिससे नीति निर्माण में सक्रिय भूमिका निभा रही है। तो दोस्तों ये कुल मिला के आपके टॉप 35 क्वेश्चन थे जो आपके पिछले सालों में पूछे गए हैं। इसको फटाफट एक बार रिविजन कर लीजिएगा, यहाँ से क्वेश्चन आपको पेपर में जरूर देखने को मिलते हैं। चलिए मुलाकात करते हैं अगली वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बेस्ट ऑफ लक।